तो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल जाधव, नाशिकर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मनोरंजक होगा। आपको एक नॉस्टैल्जिक एरा में, आपके बचपन के दिनों में शायद ले जाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो ये वीडियो अंत तक देखिए और हमारे साथ जुड़िए। अगर आप नए हैं तो हमारा ये जो नाशिकर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक भी करके रखिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं फौरन। तो दोस्तों, दूरदर्शन की अगर बात करें तो हमें अपना बचपन याद आता है। हाँ, अगर आप 30, 40 या 50 या फिर उससे भी ज़्यादा उम्र के लोग होंगे तो आपके लिए दूरदर्शन एक बचपन की, एक जवानी की याद हो सकती है। क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा अकेला माध्यम था कुछ सालों पहले तक कि जो सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करता था बल्कि हमें संस्कार भी दिया करता था। बहुत सी ऐसी पीढ़ी है, ऐसी बहुत सारी पीढ़ियां बन चुकी हैं जिनको दूरदर्शन की वजह से एक संस्कार मिला और वो आज अपने जीवन में सुखी समृद्ध है। तो दोस्तों, ये दूरदर्शन हमारे दिल में आज भी राज करता है। भले ही उसके दिन अच्छे नहीं रहे हैं, भले ही राजनेता आजकल दावा करते हैं कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, लेकिन दूरदर्शन के लिए दुखदाई है कि लेकिन दूरदर्शन के बारे में ऐसा दोस्तों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल दूरदर्शन के बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसकी जो टीआरपी रेटिंग है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है और उन्हीं के कारणों का हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या कारण है कि दूरदर्शन आज उतनी लोकप्रियता नहीं पा रहा, उतनी लोकप्रियता के टीआरपी के ऊंचाई तक, शिखर तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके कारणों की भी आज हम जांच करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो दूरदर्शन के अच्छे दिनों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन के राइज और फॉल की बात करेंगे आज, और आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी वो 15 सितंबर 1959 को हुई थी, यानी कि 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन स्थापना हुई थी। उसका आगाज़ हुआ था भारतवर्ष में और ये दिल्ली में पहले बार देखा गया था, या दिल्ली में इसका लॉन्चिंग हुआ था। उसके बाद ये मुंबई, अमृतसर और तमाम शहरों में पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचा। इसकी रफ्तार पहले कुछ सालों तक बहुत धीरे थी, लेकिन ये आम जनता तक पहुंचने में आकाशवाणी यानी कि रेडियो के माध्यम के बाद सबसे पहला माध्यम था, जो कि दिख भी रहा था लोगों को और पसंद भी आ रहा था, लोगों का मनोरंजन भी कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लोगों को आज़ादी के बाद जो मनोरंजन के साधन थे वो बहुत ही लिमिटेड थे और एकमात्र आकाशवाणी यानी कि रेडियो ही वो मनोरंजन का माध्यम था जिस पे लोग गाने सुनते थे, नए फिल्मों के, पुरानी फिल्मों के, और साथ ही में खबरें हैं वो भी सुना करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब 1959 में यानी कि 1959 में दूरदर्शन का आगाज़ हुआ, दूरदर्शन लॉन्च हुआ, तो धीरे धीरे ये तस्वीर बदलने लगी और लोगों के पास आकाशवाणी के साथ ही दूरदर्शन नाम का एक और मनोरंजन का माध्यम उनको मिला। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन और आकाशवाणी ये दोनों ऐसे माध्यम थे जो किफ़ायती तौर पे मनोरंजन किया करते थे। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दूरदर्शन का पहले नाम दूरदर्शन नहीं था, सिर्फ वो टीवी इंडिया कहा जाता था। ये तो दूरदर्शन बाद में उसको नाम दिया गया। और आकाशवाणी और दूरदर्शन पहले एक ही कंपनी भारत की चलाया करती, सरकारी कंपनी। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी है, ये एक उपक्रम पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है, आकाशवाणी भी और दूरदर्शन। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सरकार ने शायद ये सोचा कि इस कृषि प्रधान देश को जो दूरदर्शन का
माध्यम है उसके साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति चल रही थी उसे उसके साथ जोड़ने के लिए दूरदर्शन एक अच्छा माध्यम है। इसीलिए कृषि दर्शन नाम का एक शो दूरदर्शन पे चलाया जाने लगा, जो कि लॉन्गेस्ट एवर शो था दूरदर्शन में। और जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम था। अपनी खेती को कैसे सुजलाम सुफलाम बनाया जाए इसके लिए तो दूरदर्शन ने सबसे पहले तो ये काम किया कि कृषि और न्यूज़ इनके बारे में अपना एक पहला प्रोग्राम बनाया। तो दोस्तों, इस कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी 1967 को हुई थी। 1967 के 26 जनवरी को कृषि दर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ। दोस्तों, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर शहर में जाने के लिए, बड़े मेट्रो सिटीज़ जिनको कहते हैं, उनमें जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए इसे बहुत सारा वक्त लगा, क्योंकि 1975 तक जब दूरदर्शन आया तो सिर्फ 7 शहरों में ये देखा जा रहा था। इतनी स्लो रफ्तार थी। दोस्तों, 1976 में दूरदर्शन और आकाशवाणी को गवर्नमेंट ने बिल्कुल अलग कर दिया। दोनों अलग अलग जो है वो अपने कार्यक्रम बनाने लगे। दोस्तों, 1975 आपको मालूम है कि इमरजेंसी का भी ज़माना था। लोगों के मूलभूत अधिकारों का संकोच हो गया था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त और उस इमरजेंसी के बाद दूरदर्शन के कर्ता धर्ताओं ने और कुछ उसमें ग्रोथ लाने की सोची और 1982 में कुछ लाइव प्रसारण भी किया जाने लगा। सबसे पहले 1982 में जो लाल किले पे इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, कि 15 अगस्त का लाइव प्रक्षेपण दूरदर्शन पे किया गया, जिस पे लाल किले पे इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उनका लाइव भाषण दिखाया गया। फिर दूरदर्शन पे कुछ अलग करने की चाहत में कुछ शोज़ लॉन्च किए जाए, दूरदर्शन को आगे बढ़ाया जाए, जनता में और पॉपुलर किया जाए। इसके लिए दूरदर्शन पे 1984 में एक सीरियल लॉन्च की गई, जिसको बहुत चाहा गया, जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, और वो पहला सीरियल दूरदर्शन का था हम लोग। 1984 में ही दूरदर्शन का जो मेट्रो चैनल था वो भी लॉन्च किया गया, और उसके साथ ही साथ एशियन गेम्स का भी लाइव प्रसारण किया गया दूरदर्शन पे। और दोस्तों, हम लोग सीरियल की जो सफलता थी उसको देखकर फिर और प्राइवेट टीवी शोज़ यहाँ दूरदर्शन पे लाए गए, और सबसे पॉपुलर शोज़ उसमें से था 1987 में आया हुआ रामायण। जी हाँ दोस्तों, रामायण की क्या बात करें, हमने आपने रामायण देखी है, उसके संस्कार हम में आज भी मौजूद हैं। और उसके बाद 1988 में महाभारत की भी शुरुआत हुई, वो भी सीरियल बिल्कुल 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 पॉपुलर हुआ रामायण की तरह। रामायण के वक्त तो ऐसे हालात थे कि 10 बजे 9:30 10 बजे 9 बजे से 10 बजे तक पूरे भारत में कोई भी दुकान शुरू नहीं होती थी, रास्ते बिल्कुल ओस पड़ते थे। और ये शो जब ख़त्म होता था तब गतिविधियाँ, कमर्शियल गतिविधियाँ के लिए लोग बाहर निकलते थे। बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता था, ऐसे भी लोग कहते हैं। रामायण और महाभारत जब शुरू रहता था दूरदर्शन पे रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, ऐसे हालात थे। इतना पॉपुलर शो था रामायण और महाभारत। मुझे यकीन है जो लोग उस वक्त बच्चे थे या जो लोग उस वक्त यंग थे, उनको वो पूरा नॉस्टैल्जिया का ईयर याद आ रहा होगा, वो पूरे बरस याद आ रहे होंगे। दोस्तों, महाभारत के बाद भी बहुत सारे पॉपुलर शोज़ आए, जैसे कि चंद्रकांता आया, जैसे कि शाहरुख खान का फौजी आया, उड़ान आया, ये जो है ज़िंदगी आया, जैसे कि देख भाई देख आया, अलिफ लैला आया, विक्रम बेताल आया। बहुत सारे टीवी शोज़ उस वक्त एक के बाद एक आ रहे थे, जैसे कि टीवी शो तलाश भी आया, जो कि एक प्रेम कहानी पे आधारित था। और फिर दोस्तों 1992 ईयर आया, जब मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन का ऐलान किया, और उसके साथ ही दूरदर्शन के लिए कुछ स्पर्धक भी इस मनोरंजन विश्व में आ गए। और सबसे पहला स्पर्धक था जी टीवी ने कुछ अलग शोज़ लॉन्च किए। उस वक्त दूरदर्शन अपने पॉपुलैरिटी के बिल्कुल शिखर पे था।
उसके बहुत सारे सीरियल्स, चित्रहार, छायागीत जैसे जो गाने, जो पुराने गानों के और नए गानों के उस वक्त के जो टीवी सीरियल्स थे वो भी चल रहे थे और पॉपुलर थे, काफ़ी पॉपुलर थे। उस वक्त तक कुछ रीजनल दूरदर्शन के चैनल्स जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और कन्नड़ा में भी कुछ चैनल्स शुरू हो चुके थे, रीजनल चैनल्स। तो दूरदर्शन का विस्तार भी हो रहा था और दूरदर्शन अपनी पॉपुलैरिटी के शिखर पे था, टॉप पे था। लेकिन साथ साथ में अब यंग लोगों की, यंग जनरेशन की चॉइसेस बदल रही थी, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स जी टीवी आ गया था, उसके साथ ही कुछ सोनी टीवी जैसे चैनल आ गए थे, स्टार प्लस जैसे चैनल आ गए थे। लोगों को अलग अलग चैनल्स पे मनोरंजन के ऑप्शंस, नए ऑप्शंस भी मिलने लगे थे। होम टीवी, एल टीवी जैसे चैनल्स भी अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन उस वक्त भी दूरदर्शन पे जो क्रिकेट मैचेस होती थी वो देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठते थे। वर्ल्ड कप हमने 1983 का दूरदर्शन पे ही देखा है कि बहुत सारे वर्ल्ड कप, धोनी का वर्ल्ड कप भी हमने देखा है, T20 का वर्ल्ड कप हमने देखा, वो भी दूरदर्शन पे ही हमने देखा था। उसका जो मूड है वो अब बदल रहा था, उसे प्राइवेट चैनल्स ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे, उनके प्रोग्राम्स ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। तो फिर भी दूरदर्शन अपनी साख बनाए हुआ था। इसी 1990 से 1995 तक फिर मोगली जैसा एक बहुत सारा अच्छा सा, बहुत पॉपुलर ऐसा कार्टून शो पहली बार आया और जो यंग जनरेशन थी वो फिर से दूरदर्शन के प्यार में डूब गई, मोगली के प्यार में भी डूब गई। बघीरा आपको याद होगा, मोगली तो सबका फेवरेट था। उसके साथ ही और कुछ कार्टून के सीरियल्स दूरदर्शन पे आए, जैसे कि डकटेल्स हो गया। फिर दोस्तों आते आते 21वीं सदी आ गई, 2000 साल आ गया और फिर दूरदर्शन प्राइवेट चैनल्स के जो कंपटीशन थी, स्पर्धा थी, उसमें थोड़ा सा पिछड़ने लगा। फिर भी 2005 तक अच्छे खासे सीरियल्स आते थे, उनको अवार्ड भी मिला करते थे। जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे आधारित एक टीवी सीरियल आया हवाएं, जिसको बहुत अवार्ड्स मिले थे उस वक्त 2005 में। जैसे कि एकता कपूर, संजय लीला भंसाली के साथ उन्होंने कुछ टाइप किया है और कुछ सीरियल्स ले आए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जनरेशन बदल रही थी, उनकी चॉइसेस बदल रही थी, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गए थे। स्टार स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट चैनल्स भी आ रहे थे, बहुत सारे पिक्चर्स के, मूवीज़ के चैनल भी आ गए। तो दोस्तों एक ज़माना था जब दूरदर्शन पे शाम को, संडे को सिर्फ एक फिल्म आती थी, पुरानी थी, नई थी, लेकिन आती थी और उसका इंतज़ार हफ्ता भर लोग करते थे। उसका नयापन अब ख़त्म हो गया, उसका आकर्षण ख़त्म हो गया। अब तो 24 घंटे टीवी चैनल्स, मूवीज़ के आ गए थे। युवाओं की रुचि बदल रही थी, इसका सबसे बड़ा यही कारण था। फिर दोस्तों आ गया आते आते 2019 में कोरोना आ गया, तहलका मच गया, लॉकडाउन हो गया और फिर से अपनी जो पॉपुलैरिटी थी वो गेन कर रहा था दूरदर्शन। उन्होंने फिर से रामायण महाभारत जैसे टीवी सीरियल्स और भी कई तमाम सीरियल्स लॉन्च कर दिए धड़ाधड़, और वो फिर से देखे जाने लगे क्योंकि लोग घर में बंद थे और उन्हें मनोरंजन के और कोई साधन, जैसे मोबाइल तो, स्मार्टफोन तो था, इंटरनेट भी था, 4G भी था, लेकिन फिर भी दूरदर्शन के ये टीवी सीरियल्स बहुत ज़्यादा तौर पे देखे गए क्योंकि जो वर्ग था वो देखने वाला वो वही एक मिडिल एज में आ चुका था। लेकिन उन्होंने भी ये सीरियल बहुत से देखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि दूरदर्शन फिर से नंबर 1 की रेस में अग्रसर हो गया, ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉपुलर टीवी चैनल्स लोगों की रुचि के अनुसार अपने टीवी सीरियल्स बना रहे थे। अब दोस्तों 2022 में तो 5G की भी बात चल रही है, अगले शायद महीने में 5G भी भारत में लॉन्च हो जाएगा। उससे पहले ही 4G के साथ OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीरियल्स आ चुके हैं, लेकिन दूरदर्शन जो है उसने अभी तक डिजिटल अपना ऐप कोई लॉन्च नहीं किया है, ना ही कुछ ऐसे पॉपुलर टीवी शोज़ लॉन्च किए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए दूरदर्शन एक पिछड़ा हुआ नॉस्टैल्जिक चैनल बन के अब रह गया है। ये इस समय के साथ बदल नहीं रहा क्योंकि इस पे पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। लगभग 70% जो
रेवेन्यू आता है वो दूरदर्शन का सरकार से आता है, केंद्र सरकार से आता है। जो प्राइवेट चैनल्स है उस पे उसके जो टीवी एड्स का सोर्स है वो ज़्यादा है, उसको टीवी एड्स प्राइवेट चैनल्स को ज़्यादा मिलते हैं बजाय दूरदर्शन के। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में गवर्नमेंट का कंट्रोल, ये भी एक दूरदर्शन के पिछड़ेपन में एक बहुत ज़्यादा कारण है। किसी भी टीवी चैनल के ग्रोथ के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही एक बात दूरदर्शन की यहाँ पे नहीं, दूरदर्शन पे यहाँ पे लागू नहीं होती, क्योंकि सरकार पूरा कंट्रोल करती है इस दूरदर्शन को। ऑब्वियसली क्योंकि 2000 करोड़ का सालाना खर्च है दूरदर्शन का, और इतना बड़ा खर्च दूरदर्शन के टीवी एड्स के माध्यम से पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए उसको सरकार से मदद लेनी पड़ती है, और जो पैसा देगा वो तो कंट्रोल करेगा ही। दोस्तों, आपकी जनरेशन 2022 की जनरेशन तो पबजी की है। मोबाइल पे उन्हें गेम्स खेलना अच्छा लगता है, तो उनकी जो चॉइस है वो दूरदर्शन से, उनका तो कोई ऐसा लगाव या रिश्ता ही नहीं है जो हमारा आपका है। लेकिन फिर भी दूरदर्शन की एक गरिमा है जो बनाए रखेंगी हमारे दिल में हमेशा के लिए, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पूरा वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। मैं नाशिकर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चैनल से स्वप्निल जाधव अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। दूरदर्शन भी देखते रहिए।